नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाबा केदार के दर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पत्नी के साथ की पूजा अर्चना, निर्माण कार्यों का भी किया निरीक्षण। 23 अक्टूबर को पीएम मोदी आ सकते हैं दर्शन के लिए। एम्स के ट्रोमा रथ का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रथ रवाना। कहा चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल होगी कारगर साबित। उत्तराखंड में मंत्री चंदन राम दास की बैठक, समाज कल्याण विभाग, जनजाति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यों को लेकर मंथन। 6 महीने के कामकाज की रिपोर्ट पेश। कांग्रेस की ओर से हरिद्वार में रखे मौन प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का तंज। कहा चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर जाने के बाद विचलित, कांग्रेस के प्रलाप और मौन में जाना इसी का परिणाम। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर, अल्मोड़ा में मासूम सहित 3 लोगों की गई जान। कुमाऊं में 120 सड़कों पर यातायात ठप, तो गदरपुर, हल्द्वानी, जसपुर और चंपावत में जनजीवन अस्त व्यस्त। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्नी के साथ बाबा केदार के धाम पहुंचे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री केदारनाथ में पधारे साधु संतों से भेंट भी की। वहीं पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत केदारनाथ में हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर पूर्ण किए जाए। और मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मयूष दिए कि ये प्रयास किए जाए कि बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचने वाले 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं को प्रतिदिन ठहरने की उचित व्यवस्था रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां आने वाले श्रद्धालु देवभूमि का अच्छा संदेश लेकर देश दुनिया में जाएं। इसके लिए श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 अक्टूबर को संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये दौरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से एम्स के ट्रोमा रथ का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश द्वारा ट्रोमा रथ के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस और अन्य विद्यालयों में जाकर आम लोगों को इस चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूक करने और प्रशिक्षित करने का अभियान छेड़ा है। ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियां वाला राज्य है और चिकित्सा के क्षेत्र में इस तरह की पहल कारगर साबित होगी। उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने समाज कल्याण विभाग, जनजाति विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। समाज कल्याण मंत्री ने बताया कि सरकार के गठन को 6 माह का समय बीत चुका है, इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणाओं के साथ साथ विभागों ने इन 6 माह में क्या कुछ कामकाज हुआ, इसकी भी समीक्षा बैठक में की जाएगी। मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि उनकी सरकार ने वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि में बढ़ोतरी भी की है, जिसका लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को भी वात्सल्य योजना से जोड़ा गया है ताकि उनका भी संरक्षण हो सके। सरकार को बने हुए लगभग 6 माह हो गए हैं। आज मैंने समीक्षा बैठक की है समाज कल्याण विभाग की, जनजाति कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की, और हमने विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति और विभागीय जितनी भी योजनाएं हैं सबकी समीक्षा की है। हमने
माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन की हमने धनराशि वृद्धि की है। हमने 1500 रुपये का शासनादेश किया है। हमने पति और पत्नी को दोनों को पेंशन देने की जो योजना बनाई है उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। उत्तराखंड में बिना मान्यता चल रहे मदरसों को अब जल्द ही उत्तराखंड सरकार बंद करने जा रही है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने एक समिति का भी गठन किया है जो ये निर्धारित करेगी कि बिना मान्यता के कोई मदरसा तो नहीं चल रहा है। इतना ही नहीं, ऐसे मदरसों को 1 महीने का समय भी दिया जा रहा है कि वे अपनी मान्यता करा लें, नहीं तो उसके बाद उन मदरसों को बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। विस्तारीकरण और उसकी चिन्हीकरण के बाद हम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हम पैमाइशी करा के जो अनधिकृत कब्जे वाले जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कब्जेदार होंगे उनको हम बलपूर्वक खाली कराने का मैंने आज निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा एक कमेटी गठन करने का जो प्रस्ताव पिछली बार मैंने दिया था, अल्पसंख्यक कल्याण के जो हमारे ये चल रहे हैं मदरसों को जिन जिन लोगों ने शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है उनको अंतिम चेतावनी देते हुए उनको ये कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर आप शिक्षा विभाग से या तो मान्यता लें, नहीं तो आपके मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। इसके लिए आज कमेटी का गठन कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के हरिद्वार में रखे मौन प्रदर्शन पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस घपले घोटालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताबड़तोड़ कार्रवाई और हरिद्वार निकाय चुनाव में हाशिए पर जाने के बाद विचलित है और मौन से चली गई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि पहले राज्य में अक्सर भ्रष्टाचार पर चर्चा होती थी, लेकिन अब कार्रवाई हो रही है जो कि ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी सरकार के फैसलों से जनता का विश्वास अधिक बढ़ा है। हरिद्वार में कांग्रेस के प्रलाप और मौन में जाना इसी का परिणाम है। मेरे पास पुष्ट जानकारी है कि 5 विकास खंडों में केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने नामांकन किया, दूसरे किसी दल के व्यक्ति द्वारा नामांकन नहीं किया गया। एक में नारसन जो विकास खंड है वहाँ पर किसी व्यक्ति ने नामांकन किया है और क्योंकि हमको विश्वास चुनाव होगा तो वहाँ पर हम जीतेंगे और वैसे तो जनादेश और जनता का प्रेशर इतना रहेगा, हो सकता है कल व्यक्ति अपना नाम वापस ले ले। 5 जगह मैं कह सकता हूँ निर्विरोध जीतने की स्थिति में आ गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पर भी हमारे घोषित कार्यकर्ता नामांकन किया है और केवल उन्हीं का नामांकन हुआ है। इन्हें स्वाभाविक रूप से हरिद्वार जनपद में एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थान बनाया। SIT ने वो संदेश दिया है जिससे उत्तरांचल के जो युवा हैं उनका विश्वास बढ़ा है और मैं कह सकता हूँ एक न भूतो न भविष्यति ऐसा उदाहरण राज्य बनने के बाद हुआ है। केवल चर्चाएं होती थी, भ्रष्टाचार की कार्रवाई कभी हुई नहीं। एक बहुत बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी का इस रूप में है। अल्मोड़ा जिले में सड़कों की हालत खराब है। इसको लेकर स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता के खिलाफ नारेबाजी की और हंगामा भी किया। विधायक ने कहा कि अल्मोड़ा नगर के मुख्य मार्ग पर कई महीनों से गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं। विधायक ने यह भी कहा कि 1 सप्ताह में सड़कों को दुरुस्त नहीं करवाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस का कहना है कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, जल्द ही पक्का कार्य किया जाएगा। पूर्व में हमने आंशिक रूप से उसकी कच्चे पैचिंग करी थी जो पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया है। हालांकि वो हमने आंशिक ही कर पाए थे। उसके अलावा उसके नज़दीक जो APR रोड है वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है। ठेकेदार को नोटिस दिया जा चुका है और ठेकेदार ने अवगत कराया कि उसे प्लान लगाने की अभी NOC नहीं मिली है, उस वजह से वो काम शुरू नहीं कर पाया है। अभी 2-4 दिन का संभावित मौसम का फेज़ और है। उसके बाद जैसे वो प्लान सेटअप करता है, जो भी उसकी SDBC के पैचेस है वो टेकअप कर लिया जाएगा, उसको समन्वित करा दिया जाएगा। सर, आज धरना प्रदर्शन किया प्रदीप जोशी जी को सब नोट करवा। अल्मोड़ा विधानसभा की जितनी रोडें
पिछली सरकार में, हमारी सरकार में स्वीकृत थी, उसकी अद्यतन स्थिति और वर्तमान में शासन में जो पेंडिंग पड़ी हैं या जो नोडल विभाग में है या जो फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है या जिसकी स्वीकृति होनी है, इन सारी चीज़ों को लेके आज यहाँ पर हम लोगों ने विभागीय अधिकारी के साथ यहाँ पर वार्ता करी है, घेराव कराया और उसके साथ साथ जो दैवीय आपदा में पूरे शहर की स्थिति दयनीय हो गई है, जहाँ पर दीवारें क्षतिग्रस्त हुई, लोगों को मकानों का खतरा उत्पन्न हो गया है और उसके साथ साथ पूरे शहर के आसपास सराउंडिंग में जो गड्ढे पड़ गए हैं और लगातार विभाग की उदासीनता के कारण आज जनता प्रभावित हो रही है, उन सारी बातों को लेकर अब हमने यहाँ विभागीय अधिकारी का घेराव किया है। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में डेंगू से हो रही मौत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला है और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भजन गाकर नगर आयुक्त को सद्बुद्धि देने की ईश्वर से कामना भी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि डेंगू ने कोटद्वार में दस्तक दे दी है, जिससे 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नगर आयुक्त के द्वारा निगम में कोई छिड़काव नहीं करवाया गया है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम गहरी नींद में सोया हुआ है। प्राथमिकता के आधार पर उसको जो काम करना चाहिए उस काम को तो वो कर नहीं रहा है। प्राथमिकता उसकी कहती है कि शहर में डेंगू फैल रहा है तो तुम डेंगू का ब्लीचिंग का छिड़काव कराओ, वो नहीं कर रहा है। तुम माना ठीक है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तू ओवरलोड डंपर पकड़ रहे हो, पकड़ो, कोई बात नहीं, उसका एक फॉर्मेट तो होगा। तुम चालान कर रहे हो, चालान जिस वक्त किया जाता है ना, एक चालान चिट, एक स्पेसिफिक चालान चिट होती है जिसपे जैसे नोट का नंबर होता है ऐसे ही चालान चिट का नंबर होता है। उस चालान चिट पर ही किसी का तुम चालान काटोगे, वो प्लेन पेपर में चालान काट दे रहा। अब देखिए, सब जानते हैं कि आज कोटद्वार में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है और पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग नगर क्षेत्र के अंदर 6 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, दुखद मौतें हो चुकी हैं। लेकिन नगर आयुक्त गहरी नींद में सो रहे हैं और न डेंगू की दवाई का छिड़काव करा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए। आप सब देख सकते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां एक ओर सभी ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के सभी 6 विकास खंडों के प्रमुख पदों के लिए सभी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी को लेकर नारसन विकास खंड के प्रमुख पद के लिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी कोमल देवी भारी समर्थकों के साथ नामांकन करने पहुंची। नामांकन दाखिल करने के लिए प्रमुख पद प्रत्याशी कोमल देवी के साथ भाजपा नेता मयंक गुप्ता, कविंद्र चौधरी, सुशील राठी पहुंचे। अच्छा लग रहा है, सबको साथ लेकर चलेंगे और विकास के नए आयाम स्थापित करने हैं वो करेंगे। अक्षय जो समस्या रहेंगी उन्हें दूर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सरकार से जो भी मदद लेंगे वो आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए मेन प्रयास रहेगा। कमियां किसी की नहीं कह सकते, सबने अपने प्रयास किए हैं। जो प्रयास में कहीं कमी रही उसे, जो अधूरा रहा है उसे पूरा करें। बहुत हर्ष का विषय है, कोमल देवी जी ने जो हमारे मित्र कविंद्र चौधरी जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पुत्रवधू हैं, उन्होंने आज ज्येष्ठ यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख के पद पर नामांकन किया है और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के पद पर विक्रांत राठी ने और कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख के पद पर डोली जी ने यहाँ पर नामांकन किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये निर्विरोध यहाँ पर चुनाव संपन्न होगा। 3 बजे तक का समय, उसके बाद में कल जाँच होगी और कल ये जो है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति आराजांतिक की एक बैठक ली गई, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा सीदड़ू गांव निवासी अर्जुन सैनी को पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं मौके पर मौजूद भाकियू क्रांति के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। आप सभी को पता है, हमने चुनाव से पहले भी लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं और जो किसानों की जन समस्या है उन्हें लेके जो हमने लक्सर कोतवाली और जो संबंधित विभाग है, जो भी जनता की समस्या है उन्हें उठानी है। उनके उठाने के लिए जो हमें अपनी जो ट्रैक्टर के लिए कार्यक्रम करना है, उसके लिए जो हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, तो सीदड़ू गाँव में हमारे युवा जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे हमारे अर्जुन भाई,
तो उन्होंने आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा था, जिसमें हम सभी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ शामिल हुए हैं। बहुत जिम्मेदारी से इस परिवार में शामिल हुआ हूँ मैं, और अच्छी तरह से अपना जितना मेरे से होगा, जो बल बनेगा मैं करूँगा संगठन के लिए। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ये जो राजनीतिक संगठन है, इसकी जो नीतियाँ रीतियाँ हैं कि किसान को किस तरह से जो दौड़ आज लगी हुई है आगे बढ़ने की, किसान को किस तरह से उद्योगपतियों के इनके बराबर पहुंचाया जाए, उसी नीति रीति को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए आज ये संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी इस गांव में हमने अर्जुन भाई है हमारे युवा उत्तराखंड प्रभारी की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और उनसे पूरी आशा है कि वो इस क्षेत्र में और पूरे उत्तराखंड में इस संगठन को बहुत मजबूती। राजधानी देहरादून के विकास नगर में एक वर्कशॉप में चौकीदार की लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बसंतपुर में वर्कशॉप के चौकीदार राजकुमार की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने 4 अलग-अलग टीमों का गठन किया, जिन्होंने 22 साल के आरोपी सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में सामने ये आ पाया है कि वह नशे का आदी है और लूट के इरादे से उसने चौकीदार की हत्या की थी। एक राजकुमार 75 इयर्स ओल्ड व्यक्ति है, जो कि मोहम्मद जावेद पुत्र नसीर अहमद, ये नवाबगढ़ जगह पड़ता है कैनाल रोड में, विकास नगर में। वो वहाँ चौकीदारी करता था। रात को ही सोया हुआ था बाद उसके वर्कशॉप के बाहर, और एक इसका जो है सुबह देखा गया तो इसका बिल्कुल बहुत निर्मम रूप से इसका सर पर चोट मार करके इसका कत्ल किया हुआ था। सूचना थाने को हुई सुबह लगभग 6:30-7 बजे के बीच में, तो तत्काल जो है टीम गठित की गई। इसमें 5 टीमें गठित की गई, कम से कम 50 से 60 सीसीटीवी खंगाले गए, और 3 घंटे के अंदर इस मामले का पर्दाफाश किया गया है। इसमें जो अभियुक्त है सुल्तान सन ऑफ गुलजार, ये अंबाड़ी का रहने वाला है, यहीं विकास नगर में। चलिए अब आपको सीधे लाइव ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के सैफई में, जहां पर सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर में किया जाएगा। और आप भीड़ देख सकते हैं, पूरा जनसैलाब उमड़ा है मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। अब से कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। तीन बजे का टाइम निर्धारित किया गया है उन्होंने नेताजी को अंतिम विदाई देने का। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सैफई से। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के लिए सैफई में बारिश के बीच प्लेटफॉर्म बनाया गया। रातों रात इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए लोग और मशीनों ने लगातार काम किया। 50 मजदूर रात भर लगे रहे इसे बनाने के लिए। बता दें कि मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी मालती देवी के मेमोरियल के करीब ही 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पर मुलायम सिंह यादव को अंतिम संस्कार दिया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। और आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। देहरादून में केदारनाथ राशि ट्रेक पर गए बंगाल के 10 सदस्यीय दल में से 2 सदस्यों का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर वे चलने में असमर्थ हो गए और ट्रक में ही फंस गए, जबकि अन्य 8 सदस्य वापस लौट आए। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान भी चलाया और दोनों युवकों को ढूंढ निकाला, लेकिन इसमें एक युवक की मौत हो चुकी थी, वहीं दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बोर एवं हरिपुरा जलाशय से जलस्तर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते कई लोग पानी की स्थिति को देखने जलाशय भी में पहुंचे हैं। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हरपाल सिंह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश कम और मैदानी क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण जलाशय में खतरे के निशान में पानी कम है, जिससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप सबको भी है कि पिछले 4 दिनों से वर्षा हो रही है और अभी जो हमारे जलाशय का जलस्तर है, बौर जलाशय का 789 फीट हो गया है। और क्योंकि लगातार बारिश जारी है, इसको एहतियात के तौर पे हमने लगभग 200 क्यूसेक की से 5 पानी छोड़ा हुआ है और अभी हमारा जो लेवल है 789 फीट है और FRL जो है हमारा पूर्ण जलाशय स्तर 795 फीट है, जिससे कि अभी हम काफ़ी डाउन है, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बता दें कि हल्द्वानी के गौला नदी, शेर नाले और नंधौर नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी सितारगंज मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर शेर नाला में भारी पानी आ जाने से हल्द्वानी सितारगंज मार्ग चोरगलिया में बंद हो गया। आलम यह है कि रोडवेज बस चालक ने उफनती नाले में बस को डाल दिया। जहां नाले के अंदर पहुंचते हैं बस बंद हो गई, जहां बस में बैठे सवारियों की सांसें अटक गई। गनीमत ये रही कि तत्परता दिखाते हुए चालक ने बस को नदी से पीछे निकाल दिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जसपुर प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे गांव का दौरा किया और जनता को बचाव के लिए नदी किनारे गांव को खाली करने का भी फरमान जारी किया। और वहां ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार ने बताया कि फीका नदी के तेज बहाव के चलते जहां राजपुर गांव को बड़ा खतरा बना है, तो वहीं नादेही चीनी मिल पर भी बाढ़ का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। टीम के द्वारा लगातार फील्ड में विजिट किया जा रहा है और हम लोगों ने भी, मैं खुद स्वयं ही अभी राजपुर गांव से होकर आ रही हूँ और अभी हम खालीपुर को जा रहे हैं, खालीपार को। तो जैसे वहाँ पर जाके देखा कि जलस्तर काफ़ी बड़ा हुआ था, क्योंकि सुबह के टाइम पे 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और अभी मौके पर 4,000 क्यूसेक पानी था। तो ये संभावना है कि शाम होते होते पानी का स्तर थोड़ा सा घट जाएगा। फीका नदी है और जल का तनाव बहुत तेज़ है और ये बांध को तोड़ने के लिए है। तो सर कोई सुविधा दी नहीं गई है यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ पर जैसे जलस्तर बढ़ा हुआ है तो सूचना हमने SDM साहब को दे दी है कि बंदे के लेवल पर जलस्तर आ गया है। और यहाँ पर अभी एक हमने सर्वे भी कराया है कि एक दीवार चेतराम सिंह की गिर गई है, तो उसकी रिपोर्ट हम आगे दे देंगे। अभी पटवारी साहब यहाँ आते होंगे तो उसका मौका मुआयना कर लेंगे। आसान बरसात में ही अलर्ट होता है, बरसात से पहले कोई मुड़ के देखो नहीं देखता। हम लोगों ने कई बार लिख के भी दिया कि यहाँ पर जो है पिचिंग होनी चाहिए, पत्थर वाली पिचिंग। कट्टा भर के उसमें कट्टे में रेत भर के नहीं रुकेगा। जब तक एक बार पिचिंग नहीं लगेगी तब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। राजपुर के बीच ये जो नदी फीका नदी के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात इस बार कम होने के कारण जो मानसून वापसी में अब दोबारा लौटा है, 4 दिन लगातार वर्षा होते हुए हो गई है। उसी के बीच चलते हुए ये नदी विकराल रूप ले हुई है। नीचे नांदेड़ चीनी मिल को पूरा खतरा बना हुआ है और जंगल काफ़ी काट दिया है इसने और लगातार काट रही है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद चंपावत जनपद में लगातार भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। भारी बारिश के चलते टनकपुर, चंपावत घाट NH कई जगहों पर बंद पड़ा हुआ है और कई छोटे मार्ग भी बंद हो चुके हैं, जिसके चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। भारी बारिश के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई लोगों के भवनों की सुरक्षा दीवारें ढहने से लोगों के भवन खतरे की जद में आ चुके हैं और कई लोगों के भवनों पर पेड़ गिर गए हैं। लगातार हो रही बारिश और मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए उन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है, जिनको उनके पड़ोस में या उनके रिश्तेदार में शिफ्ट किया है, उनको वहाँ किया गया। जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं, वहाँ हमने पंचायत भवनों में और स्कूलों में उनको अभी तात्कालिक रूप से शिफ्ट किया है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हम अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे लोहाघाट में पेड़ गिर रहे थे तो हमने फायर के दौरान उनको कटवाने की कोशिश करी, जो खतरनाक स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आपदा मानकों में क्षतियाँ आती हैं, उनको हम तत्काल जांच कराकर तत्काल उनको राहत राशि वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं।
जसपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मुख्य बाजार में जलभराव का आलम यह था कि भारी बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ और बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। सर जी तमाम नुकसान हो गया, गोडो गोडो पानी भर गया अंदर। शहर बाजार में बड़ी बुरी हालत हो रही है। तमाम हो गया मेरा, नगर पालिका कुछ करके ही नहीं दे रही, आज तक 10 साल हो गए। भारी नुकसान हो गया, गोडो गोडो पानी भर गया, सुबह से ऐसे ही लगा रहता हूँ। गरीब आदमी हूँ, कहाँ से इस हालत में मैं कैसे गुजर बसर करूँ अपनी। घर के अंदर पानी भर रहा है, गेहूँ चावल सब बेकार हो गया दुकान के अंदर का, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ बूल बननी चाहिए, जहाँ पानी भर रहा है निकासी होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो हमारी दुकान के आगे हमेशा के लिए पानी मतला है कि लगातार भरा हुआ रहता है और बरसात में तो हमारी ये जो है दुकानदारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ एकदम सड़क के ऊपर पानी आ जाता है और जो दुकानों के भरने लायक पानी बन जाता है कि दुकान में पानी कब भरा ये हालात हो जाते हैं। यहाँ जो है बाढ़, बिल्कुल बाढ़ की तरह से हालात हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।